ये है वो चीनी जो आप एक 300 ml की कोल्ड ड्रिंक में कंज्यूम करते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक जो अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई घर में खास कोई इवेंट हो, आपने कोई डिनर प्लान किया है या फैमिली के साथ गैदरिंग है, किसी शादी पे जा रहे हैं या कोई आउटिंग में प्लान किया होगा, सॉफ्ट ड्रिंक हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि पिछले 100 सालों से हम ये अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इससे ज़्यादा बेटर और हेल्दी ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि लेमनेड हमारी पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा है और नींबू पानी आपको आमतौर पे घरों में मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई फैमिली, फ्रेंड्स या कोई और मेहमान आपके घर में आता है तो उससे मोस्टली ये बेवरेज ही सर्व की जाती है। आखिर ऐसा क्या है कि हम हेल्दी चीज़ों को छोड़कर अनहेल्दी चीज़ें जो है वो सर्व करते हैं? इसका आंसर सिर्फ एक ही है और वो है कोक की बहुत जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आज इस वीडियो के अंदर हम वही जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसी रिसर्च जो कि 2005 में एक रिसर्चर ने कोक एंड पेप्सी के ऊपर की। एक साइंटिस्ट जिसका नाम रीड मोन्टैग था, उसने कोक एंड पेप्सी पे रिसर्च कंडक्ट की। बेसिकली उसने देखने की कोशिश की ऐसी क्या रीजंस है जो कंज्यूमर्स कोक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और पेप्सी को प्रेफर नहीं करते। उसने क्या किया, उसने कुछ कंज्यूमर्स लिए और कंज्यूमर्स के माइंड के ऊपर fMRI स्कैनर रख दिया। बेसिकली fMRI स्कैनर एक ब्रेन स्कैनर है जो कि ह्यूमन की एक्टिविटी के बारे में सिग्नल्स देता था। जब fMRI स्कैनर कंज्यूमर्स के माइंड पे लगा दिया गया तो उसने क्या किया कि 2 कोल्ड ड्रिंक्स पेश की और दोनों कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर लेबल नहीं था। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर पेप्सी थी और एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोक था, लेकिन कंज्यूमर को कोक एंड पेप्सी के बारे में नहीं पता था। जैसे ही कंज्यूमर ने कोक को पिया और पेप्सी को पिया जिनके ऊपर लेबल नहीं था, तो उसके माइंड के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं आया और कंज्यूमर्स इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंशिएट ना कर सका। फिर दोबारा उसने ऑब्जर्वेशन के लिए कोशिश की और दिस टाइम कोक के ऊपर कोक का लेबल लगा दिया और पेप्सी के ऊपर पेप्सी का लेबल लगाकर कंज्यूमर्स को दिया। दिस टाइम जब कंज्यूमर ने कोक पी तो कंज्यूमर के माइंड के अंदर खास सिग्नल्स नज़र आए, जबकि पेप्सी पीने की वजह से कंज्यूमर के माइंड के अंदर कोई भी सिग्नल नज़र नहीं आया। जब कोक का सिग्नल आया तो साइंटिस्ट ने समझा कि शायद ये कोक के खास टेस्ट की वजह से ऐसा है या कोई रेसिपी है जो कि कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर के माइंड के सिग्नल मुझे नज़र आए हैं। लेकिन फिर इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इसने दोनों कोल्ड ड्रिंक्स के लेबल्स को चेंज कर दिया। कोक के लेबल पर पेप्सी का लेबल लगा दिया और पेप्सी की बोतल पे कोक का लेबल लगा दिया। अब जब कंज्यूमर ने तीसरी बार कोल्ड ड्रिंक को ट्राई किया तो बड़ी एक हैरानकुन सी चीज़ आई कि जो कि पेप्सी का लेबल लगी हुई बोतल थी, उसके पीने पर कंज्यूमर के माइंड से कोई सिग्नल नज़र नहीं आया, लेकिन कोक का लेबल लगे हुए बोतल के पीने की वजह से उसके माइंड में सिग्नल्स नज़र आए। तो फिर जाकर साइंटिस्ट ने ये एनालिसिस किया कि ये टेस्ट का डिफरेंस नहीं है, बल्कि उस बोतल के ऊपर नजर आने वाला रेड और वाइट कलर का जो लोगो है उसका डिफरेंस है। बेसिकली जो एक एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर जो लोगो है वो 3 से 4 सेकंड तो रहता है। ये बेसिकली 3 सेकंड नजर आने वाला कोक का लोगो नहीं था, बल्कि इसके पीछे $4 बिलियन की एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट थी, जो कि कंज्यूमर के पॉजिटिव परसेप्शन जनरेट करता है कि दिस इज अ ब्रांड ऑफ हैप्पीनेस। ये ब्रांड ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या है? इसका आंसर बड़ा सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। अगर हम बात करें इस चीज़ को समझने के लिए हमें मार्केटिंग के फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा। मार्केटिंग के फंडामेंटल्स में हम जब भी बात करते हैं कि कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट बाय करता है तो वो 2 तरह की वैल्यू लेता है, एक है टेंजिबल वैल्यू और एक है परसीव्ड वैल्यू। टेंजिबल वैल्यू बेसिकली उस प्रोडक्ट्स के फीचर के साथ एसोसिएट है, जबकि परसीव्ड वैल्यू जो है उसकी इमोशनल अटैचमेंट के साथ एसोसिएट है। यहीं पे जो कोक जो है अपनी एडवर्टीजमेंट का सारा कमाल करता है। इस स्ट्रेटजी को मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। जब भी आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट के अंदर
अंदर उस रेस्टोरेंट का एम्बियंस, वहाँ की लुक, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की फ्रेगनेंसेस जो है वो आपका एक पॉजिटिव इमेज जनरेट करता है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में। अब वो रेस्टोरेंट जो इस एम्बियंस अच्छा है, आप उसके बारे में एक पॉजिटिव इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो है आपकी परसीव्ड वैल्यू। लेकिन अगर वहाँ का खाना आपको अच्छा नहीं मिलता तो ओवरऑल टेंजिबल वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाती है, और टेंजिबल वैल्यू से आपकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली अगर दुनिया का बेस्ट खाना भी आपको ऐसी जगह पे सर्व कर दिया जाए जहां पर आपके पास मरे हुए कॉकरोच पड़े हैं, तो वो आप पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे बेशक टेंजिबल वैल्यू बहुत हाई थी लेकिन परसीव्ड वैल्यू जो है वो बहुत लो थी। तो इसी तरह कोक भी क्या करती है, वो बेसिकली परसीव्ड वैल्यू को जनरेट करने की कोशिश करती है। आप उनकी जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे उसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि बोतल ओपनिंग साउंड और जो एक बबल्स निकलते हैं ठंडी कोक के अंदर से वो दिखाए जाते हैं। बेसिकली उनकी टैगलाइन उसके बाद आती है, दैट इज ओपन हैप्पीनेस। और आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे वहां पर फन, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट को दिखाया जाता है, और उस इंटरटेनमेंट के अंदर कोक को दिखाया जाता है। बेसिकली यही चीज दिखाई जाती है कि कोक पीने से आपको एक खुशी मिलेगी, एक परसीव्ड वैल्यू जनरेट की जाती है। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया में यूज की गई 2011 की कैंपेन से मिलती है, दैट इज शेयर अ कोक। ये कैंपेन आपने पाकिस्तान में भी देखी होगी। बेसिकली ये कैंपेन 2011 में ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट की गई थी और वहां पे कामयाबी के बाद तकरीबन 70 मुल्कों के अंदर इस्तेमाल की गई, जिसके अंदर क्या किया गया कि कोक ने अपना नाम लेबल से हटा दिया और ऑलमोस्ट जितने भी नाम उस कल्चर के अंदर यूज हो रहे थे या स्लैंग्स यूज हो रहे थे उनको कोक के अंदर इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि शेयर अ कोक। तो बेसिकली जितने भी लोग वो कोक पीते थे अपना नाम उसके ऊपर देखते थे तो उसके साथ पिक्चर्स पोस्ट करते थे। अगर अपने किसी दोस्त के नाम की कोक पी है तो अपने दोस्त के साथ टैग करके उनको शेयर करते थे। बेसिकली एक जो अटैचमेंट है वो क्रिएट की जाती थी उस एड के अंदर, और इसके साथ कोक को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और कोक की जो सेल्स हैं वो आसमान छूने लगी। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह कोक ने बेसिकली आपकी परसीव्ड वैल्यू को जनरेट किया, आपकी इंटरटेनमेंट को, आपके फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स को, इमोशंस को जनरेट किया और टेंजिबल प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। सिमिलरली कोक क्या करती है कि कोक स्टूडियो बनाया हुआ है। बेसिकली अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है जो कि म्यूजिक को बहुत पसंद करता है और म्यूजिक के साथ जो है उसकी खास अटैचमेंट है, और इसी अटैचमेंट को जनरेट करने के लिए कोक स्टूडियो बनाया गया। और कोक स्टूडियो के बहुत से हिट गाने जब भी आप सुनते हैं तो बेसिकली कोक स्टूडियो को याद करते हैं और उससे आपको कोका कोला याद आती है और कोक जो है आपको रिमाइंड रहती है। तो बेसिकली कोका कोला ये जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए पिछले 140 साल से आपको अपनी प्रोडक्ट सर्व कर रहा है, और यही वजह है कि डेली बेसिस पे 2 बिलियन सर्विंग्स जो है पूरी दुनिया के अंदर सर्व की जाती हैं कोका कोला की। तो ये एक जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कोका कोला की। बेसिकली इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं, एक तो बीइंग अ मार्केटर और एक है बीइंग अ कंज्यूमर। बीइंग अ मार्केटर हमें ये सीखने को मिलता है कि बेशक जो मर्जी हो आपकी प्रोडक्ट की टेंजिबिलिटी, आप परसीव्ड वैल्यू के बगैर नहीं चल सकते, और परसीव्ड वैल्यू को कंज्यूमर के माइंड के अंदर जनरेट करना बहुत जरूरी है। जिससे अगर आप परसीव्ड वैल्यू को अच्छे से कंज्यूमर के माइंड के अंदर जनरेट कर देते हैं तो आपका ब्रांड जो है वो ग्लोबल लीडर बन सकता है। और बीइंग अ कंज्यूमर हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि अगर एक ब्रांड जो है वो आपको ट्रिक कर रहा है परसीव्ड वैल्यू से, तो क्या उसकी टेंजिबल प्रोडक्ट भी हमें उसी तरह बेनिफिशियल दे रही है कि नहीं दे रही। मींस कि प्रोडक्ट हमें ये दिखा तो रही है कि इस बोतल को पीने से हमें फन मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगी, क्या ये हमारे लिए हेल्दी भी है। ये एक कंज्यूमर को सोचने की जरूरत है, और कंज्यूमर तभी सोच पाएगा जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करेगा। और हर तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बताने को हम जिम्मेदारी समझते हैं। अल्लाह हाफिज।